Hello students, my name is Sara Khanam, lecturer of electrical engineering, and I am from Government Polytechnic Lucknow. Today my topic is transmission and distribution of electrical energy and the insulator, string efficiency, skin and Ferranti effect. Okay. First part is introduction of insulator. अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसकी मैकेनिकल डिज़ाइन पे भी निर्भर करता है. इंसुलेटर्स आर वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स. ओके, ओवरहेड लाइन may be used to transmit or distribute the electric power. Insulators are main component. Insulator provide necessary insulation between the line conductor and support. Okay, it attached to the support. ये रिप्रेजेंट किया गया है पोल्स. इंसुलेटर को इन पोल्स पे लगाया जाता है, कंडक्टर इन इंसुलेटर के थ्रू पास करते हैं. ओके, अगर हम बात करें कंडक्टर के द्वारा प्रवाहित होने वाली लीकेज करंट की, तो इंसुलेटर को यूज़ करने का मेन कॉज यही है कि इट प्रिवेंट द लीकेज करंट फ्रॉम कंडक्टर टू द ग्राउंड. ओके, इंसुलेटर बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ पोर्सलिन, because of its higher mechanical strength and less sensitivity for the temperature changes. Next one is properties of insulator. Insulator की properties में first point is it should have high mechanical strength. अगर हम कंडक्टर की बात करें तो डिफरेंट वेदर कंडीशन में कंडक्टर पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर कार्य करते हैं. जैसे कि समर सीज़न में एक्सपेंशन होता है कंडक्टर का, कोल्ड सीज़न में कॉन्ट्रैक्शन होता है, विंड प्रेशर होता है, आइस लोडिंग होती है. तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंसुलेटर की जो दृढ़ता है या हम कह लें कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो अधिक होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जैसा मैंने पहले बताया, इंसुलेटर इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज करंट फ्रॉम कंडक्टर टू द ग्राउंड. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर इंसुलेटर का हाई होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ हाई रिलेटिव परमिटिविटी. कंडक्टर की अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, दैट इज़ डायरेक्टली, अगर हम कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. ओके, तो एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी परमिटिविटी हाई होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड नॉन पोरस. कंडक्टर शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. नॉन पोरस मीन्स उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए ताकि मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स का जो प्रभाव है वो इंसुलेटर पे कम पड़े. नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ इंसुलेटर. मेनली जो हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला हो गया पिन टाइप इंसुलेटर. पिन टाइप इंसुलेटर जैसा कि डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एज द नेम सजेस्ट, पिन टाइप इंसुलेटर में एक गैल्वेनाइज्ड स्टील की पिन होती है जिसके थ्रू इसे पोल पे फिट किया जाता है. ओके, इसके ऊपर वाले सरफेस पे एक स्लॉट या हम कह लें कि एक खांचा बना होता है जिसमें से कंडक्टर को पास कराया जाता है और कंडक्टर इज़ बाउंड फॉर द सेम मटेरियल ऑफ द वायर ताकि वो कंडक्टर अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस ना हो. पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड अप टू 33 किलो वोल्ट. हाई वोल्टेज के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन बल्कि हो जाता है, दैट इज़ अनइकोनॉमिकल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर. स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है. जब लाइन पे ज़्यादा टेंशन कार्य करता है जैसे कि एट द एंड ऑफ द लाइन या एट द कॉर्नर, देन वी यूज़ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर. स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में जो उसकी डिस्क होती हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं. और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का एडवांटेज ये होता है कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा टेंशन है, लाइक इन द लॉन्ग रिवर स्पैन एरिया, वी यूज़ 2 or more स्ट्रेन इंसुलेटर इन द पैरेलल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ शैकल टाइप इंसुलेटर. पहले शैकल टाइप इंसुलेटर को ही एज अ स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ किया जाता था. शैकल टाइप इंसुलेटर में एडवांटेज ये होता है कि इसकी डिस्क किसी भी पोजीशन में अरेंज हो सकती है, लाइक इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन या फिर वर्टिकल पोजीशन. इसको हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अप टू 11 किलो वोल्ट लाइन. ओके, इसका एडवांटेज ये होता है कि हम इसे बोल्ट से डायरेक्टली पोल पे कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. ओके,
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, अगर हम जैसा मैं पहले मैंने अभी बताया कि पिन टाइप इंसुलेटर हाई वोल्टेज के लिए अनइकोनॉमिकल होता है। ओके, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में नंबर ऑफ पोर्सिलेन डिस्क होती हैं जो कि मेटल लिंक के द्वारा एक सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो डिस्क कनेक्ट होती हैं वो मैक्सिमम 11 किलोवोल्ट वोल्टेज तक के लिए डिज़ाइन होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज, consist number of porcelain discs connected in series by means of metal link in the form of string. Okay, each unit is designed for 11 kV, हर एक यूनिट 11 kV के लिए डिज़ाइन होती है। तो जितना वर्किंग वोल्टेज होता है, लाइक अगर 66 किलो वोल्ट वर्किंग वोल्टेज है तो 6 डिस्क को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के एडवांटेज की बात करें, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ पोर्सिलेन डिस्क कनेक्टेड होती हैं, तो अगर कोई भी एक डिस्क डैमेज होती है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द होल स्ट्रिंग। ओके, और दूसरा एडवांटेज ये है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर नॉर्मली जो स्टील टावर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं ये मूवेबल होते हैं, मीन स्विंग कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो अगर लाइन पे किसी एक पोजीशन पे ज़्यादा टेंशन पड़ रहा है, दे कैन स्विंग एंड एडजस्ट इटसेल्फ in the lower mechanical stress direction, so it provide greater flexibility. Next is potential distribution over the string. अगर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो ओवरऑल डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट अक्रॉस द इंसुलेटर, है ना। जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बल्कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डिस्क के अक्रॉस अनइक्वल होता है और यह कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण होता है। जैसा मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट शो किया है, कैपेसिटेंस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ पोर्सिलेन डिस्क इन बिटवीन द टू मेटालिक लिंक। ओके, कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होती हैं, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर के केस में एक पोर्सिलेन डिस्क और दो मेटालिक लिंक, तो एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है इन डिस्क और मेटालिक लिंक के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। दैट इज नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट कैपेसिटेंस इज फॉर्म्ड between the metal fitting and the tower, okay, and that is known as the shunt capacitance between the metal fitting of each disc and tower of the earth, that is known as shunt capacitance. Clear? तो इस शंट कैपेसिटेंस के कारण ही जो चार्जिंग करंट होती है वो हर एक डिस्क के अक्रॉस अलग अलग होती है, जिसके कारण हर एक डिस्क के अक्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंट मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। अगर शंट कैपेसिटेंस ना हो देन देयर विल बी सेम चार्जिंग करंट थ्रू ऑल द डिस्क एंड वोल्टेज विल बी सेम फॉर ऑल द डिस्क। ओके, due to shunt capacitance voltage distribution across the string is non-uniform. Next point is disc nearest to the conductor has the maximum voltage, और जैसे जैसे हम टॉप यूनिट की तरफ मूव करते हैं जो वोल्टेज की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जाती है। ओके, मतलब बॉटम यूनिट के अक्रॉस पोटेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और टॉप यूनिट के अक्रॉस पोटेंशियल स्ट्रेस मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज डीसी, अगर वर्किंग वोल्टेज DC हो देन देयर विल बी नो कैपेसिटिव इफेक्ट एंड देन द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच डिस्क विल बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे 3 डिस्क के इंसुलेटर की इमेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये 3 डिस्क हो गई। C इज द सेल्फ कैपेसिटेंस दैट इज बाय द पोर्सिलेन डिस्क एंड द 2 मेटालिक लिंक, और ये हो गया टावर और मेटालिक लिंक के बीच फॉर्म होने वाला शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर सर्किट में अगर स्ट्रिंग में कोई भी शंट कैपेसिटेंस का प्रभाव नहीं होगा देन द चार्जिंग करंट विल बी सेम थ्रू ऑल द डिस्क एंड द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म। तो बिकॉज ऑफ शंट कैपेसिटेंस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है एंड दैट इज अनडिजायरेबल, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। हम हर एक इंसुलेटर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, चेक करने के लिए उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द लोवेस्ट डिस्क। ओके, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 चीज़ें एज्यूम करते हैं कि जो डिस्क कंडक्टर के पास है उसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और दूसरा जो ओवरऑल वोल्टेज है इंसुलेटर के अक्रॉस दैट इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज, एंड देन द लाइन वोल्टेज विल बी इक्वल टू
√3 ऑफ फेज वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट इज डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अगर हम इस तीन डिस्क के इंसुलेटर को कंसीडर करें तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 नोड लिया हुआ है, हमने ले लिया, ये हो गया नोड ए, नोड बी एंड दैट इज़ द नोड सी। अगर हम KCL अप्लाई करें नोड ए पे तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट है I2 इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, ये हो गया। अब अगर हम करंट की बात करें देन करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, ओके। तो अगर हम I2 की बात करें, ये जो दूसरी डिस्क है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V2, रिएक्टेंस क्या हो गया कैपेसिटेंस XC, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन j ओमेगा सी, तो हम कह सकते हैं कि V2 इंटू ओमेगा सी, ये हो गया, ओके। इस प्रकार से अगर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, विल बी इक्वल टू V1 अपॉन XC, V1 देन ओमेगा सी, ओके। हियर इज वन टर्म दैट इज K, K is equal to the ratio of shunt capacitance to the self capacitance। तो हम कह सकते हैं कि C1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ K एंड सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे V2 ओमेगा सी विल बी इक्वल टू V1 ओमेगा सी प्लस, अगर हम इस I1 के लिए बात करें, इस डिस्क के लिए जो वोल्टेज है वो V1 है, इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा XC1, XC1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C1, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया V1 इंटू ओमेगा C1, C1 इज इक्वल टू K इंटू सी। वैल्यू को जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ओवरऑल जो हमें इक्वेशन मिला दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस K, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम इस नोड B पे KCL अप्लाई करते हैं तो नोड B के लिए I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I2, I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I2, क्लियर। अब इस I3 के लिए अगर हम इस कैपेसिटेंस की बात करें, इसके लिए जो वोल्टेज है ये क्या है V3, इसका रिएक्टेंस हो गया XC, तो I3 विल बी इक्वल टू V3 अपॉन XC दैट इज इक्वल टू V3 ओमेगा C। अगर हम I2 की बात करें सेम, तो I2 विल बी इक्वल टू V2 ओमेगा C। अब अगर हम स्मॉल I2 की बात करते हैं जो कि चार्जिंग करंट है इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से, तो इस कैपेसिटेंस के लिए टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई द रिएक्टेंस XC1 विच इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1, यहाँ पे V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1। अब अगर हम यहाँ पे C1 की वैल्यू KC यहाँ से पुट कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू को इक्वलाइज करने के बाद यहाँ पे V3 विल बी इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K। यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे KV1 प्लस V1 इंटू 1 प्लस K का स्क्वायर, क्योंकि V2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे V1 इंटू 1 प्लस K, देन द होल वैल्यू विल बी इक्वल टू V1 विल बी इक्वल टू K प्लस 1 प्लस K स्क्वायर। अब यहाँ से सेम उसी तरीके से हमने V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें, स्ट्रिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों वोल्टेज की वैल्यू हमने V1 के टर्म में कैलकुलेट कर ली है। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो V3 की वैल्यू V1 के टर्म में कितनी आएगी, V1 इंटू 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर, ओके। यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिला, अगर हम तीनों इक्वेशन को कंसीडर करें तो V1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस K विच इज़ इक्वल टू V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। अगर हम इसको V के टर्म में कंसीडर करें, यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई है कॉमन लेने के बाद, तो दैट इज़ इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस K इंटू 3 प्लस K, ठीक है। तो जो टॉप यूनिट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिला V1 की वैल्यू मिल गई, हमें सेकेंड यूनिट के अक्रॉस V2 की वोल्टेज की वैल्यू मिल गई V1 के टर्म में, एंड थर्ड यूनिट के अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई V1 के टर्म में। अब जब हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 नंबर ऑफ डिस्क हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू V3। न्यूमेरिकल में हमें जो वैल्यू गिवन होगी
V1 V2 की और K की, उसके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है ये K की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर K की वैल्यू हाई होगी तो जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम होगी, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हम एक शॉर्टर स्ट्रिंग लें तो शॉर्टर स्ट्रिंग के लिए जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी वो बड़ी स्ट्रिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क कम होंगी, तो जो अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इंसुलेटर की परफॉर्मेंस के लिए हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के जो मेन नॉर्मली मेथड यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, नेक्स्ट वन इज़ बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, एंड थर्ड इज़ बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। ओके, बाय यूजिंग अ लॉन्गर क्रॉस आर्म फर्स्ट वन इज़, जैसे मैंने पहले बताया कि एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ K। ओके, फॉर हायर एफिशिएंसी वैल्यू ऑफ K शुड बी लो। क्लियर। अब हमें पता है कि K इज़ द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू द सेल्फ कैपेसिटेंस, तो K की वैल्यू लो होने के लिए शंट कैपेसिटेंस का प्रभाव कम होना चाहिए। कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस मीन्स टावर से मेटल फिटिंग की डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म। तो हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटेंस की वैल्यू लो होने के लिए दैट डिस्टेंस शुड बी हाई, लार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एक हाई एफिशिएंसी के इंसुलेटर के लिए K की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मींस जो डिस्टेंस है टावर की मेटल फिटिंग से वो अधिक होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस आर्म की लेंथ है वो अधिक होनी चाहिए। ओके, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ K, रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू द म्यूचुअल कैपेसिटेंस या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस, वी कैन से द सेम words, and the lesser value of K, greater is the string efficiency and more uniform voltage distribution. Okay, next point is by grading of the insulator. In case of grading we design the disc of the insulator of different dimensions. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिस्क कंडक्टर के पास होती है उसका एरिया, जो डिस्क कंडक्टर के पास होती है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम टॉप यूनिट की तरफ मूव करते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज़ होता है। क्लियर। तो जब हम डिस्क को डिज़ाइन करते हैं हमें पता है कि वोल्टेज दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। ओके, I इंटू XC होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अब हमें ये पता है कि जो डिस्क कंडक्टर के पास वाली है उसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो दैट शुड हैव द मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो जो डिस्क कंडक्टर के पास होगी उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम हो और टॉप यूनिट का कैपेसिटेंस मिनिमम हो। क्लियर। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज़ रिलेटेड टू डायमेंशन, तो जब हम बनाते हैं डिस्क को तो जो लोअर डिस्क होती है कंडक्टर के पास वाली उसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम होने के लिए उसको लार्जर बनाते हैं, एंड जैसे जैसे हम टॉप यूनिट की तरफ मूव करते हैं देन द कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्क विल बी डिक्रीजेस। इन दिस मेथड इंसुलेटर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस आर सो चूजन दैट ईच हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटेंस सिंस वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, एंड द नेक्स्ट वन इज disk nearest to the conductor is designed to have maximum capacitance, and the disk top unit should have minimum capacitance. Okay, next point is by using a guard ring. Clear. guard ring क्या होता है? guard ring is a metallic ring जिसको हम कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, एंड इट कवर द बॉटम ऑफ द इंसुलेटर, क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्क कंडक्टर के पास है उसके अक्रॉस वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम है। क्लियर। तो गार्ड रिंग से जो एरिया कवर होता है वो नॉर्मली बॉटम ऑफ द इंसुलेटर को कवर करते हैं। कनेक्ट किस प्रकार होती है, जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया था एक 3 डिस्क के इंसुलेटर को, ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया टावर। ओके, लाइक दैट। इसको कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है। गार्ड रिंग जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है इस गार्ड रिंग और इंसुलेटर के बीच में, इस कैपेसिटेंस की वजह से जो चार्जिंग करंट जिसकी वजह से शंट कैपेसिटेंस का प्रभाव हो रहा है ये बहुत हद तक इसको कैंसिल आउट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि गार्ड रिंग के द्वारा जो शंट कैपेसिटेंस का प्रभाव है ये मिनिमाइज हो जाता है।
जिसके कारण हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। तो जब शंट कैपेसिटेंस का प्रभाव मिनिमाइज होता है तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ कैपेसिटेंस के कारण जो हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हर एक डिस्क के अक्रॉस वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिलता है। ओके, पोटेंशियल अक्रॉस ईच यूनिट इन अ स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज्ड बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग and effect of the shunt capacitance current is cancelled by the guarding current, so the same current will flow through the disc and voltage will be equalized. Next point is skin effect. Okay, ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं जिस पे उसकी परफॉर्मेंस जिसका उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। यहाँ पे मैं स्किन इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। स्किन इफेक्ट मीन्स कि जब हम कंडक्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट की टेंडेंसी ये होती है कि वो सेंटर की तुलना में सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करती है और इस प्रभाव को हम इसी कारण हम इसे कहते हैं स्किन इफेक्ट। It is defined as the tendency of the alternating current to concentrate near the surface of the conductor. अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें कई नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ओके, तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है सेंट्रल स्ट्रैंड से वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू आउटर स्ट्रैंड्स। ओके, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं, तो जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है सेंट्रल स्ट्रैंड से वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू द आउटर स्ट्रैंड्स। ओके, हमें ये पता है कि जो इंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स लिंकेज। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल कंडक्टर के सेंट्रल पोर्शन का जो इंडक्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है एज कंपेयर टू द आउटर सेक्शन। क्लियर? इम्पिडेंस, अगर इंडक्टेंस अधिक होगा तो वी कैन से इम्पिडेंस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन इज हाई एज कंपेयर टू द सरफेस पोर्शन। ओके, अब हमें पता है कि करंट की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा लो इम्पिडेंस पाथ फॉलो करती है, तो जब हम एसी करंट अप्लाई करते हैं तो करंट हाई इम्पिडेंस वाले पाथ को फॉलो ना करके वो लो इम्पिडेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। ओके, इस टेंडेंसी को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। हमें पता है कि रेजिस्टेंस दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो जब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से होने वाले जो लॉसेज हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड टू द लॉसेस, तो हम कह सकते हैं कि इन लॉसेस को एक हाई एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए इन लॉसेस को मिनिमाइज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल कंडक्टर स्ट्रैंड हैज़ ग्रेटर फ्लक्स लिंकेज, जैसा मैं बता चुकी हूँ, एज कम्पेयर टू द सरफेस स्ट्रैंड्स, सो इंडक्टेंस एंड इम्पिडेंस इज हायर एट द सेंटर एज कम्पेयर टू द सरफेस। ओके, अगर हम डीसी फ्लो कराएं कंडक्टर में तो हमें पता है कि डीसी के केस में ज़ीरो फ्रिक्वेंसी के कारण इंडक्टिव इफेक्ट आर इनइफेक्टिव। सो डीसी के केस में जो करंट है वो थ्रू आउट द एरिया फ्लो करती है, ना कि किसी एक पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट होके। तो डीसी करंट थ्रू आउट द एरिया फ्लो करती है, डीसी के केस में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अगर हम स्किन इफेक्ट की डिपेंडेंसी की बात करें तो स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, फर्स्ट है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेक्स्ट है ये डायमीटर पे डिपेंड करता है, मतलब एक अधिक डायमीटर वाले कंडक्टर के लिए स्किन इफेक्ट अधिक होगा। थर्ड वन इज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इट इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी। एंड द फोर्थ वन इज़ शेप ऑफ द मटीरियल, शेप ऑफ द कंडक्टर, सॉरी। एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू स्किन इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। नेक्स्ट इज़ फेरेंटी इफेक्ट। अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में लाइन के कैपेसिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण नो लोड और लाइट लोड की कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है, इसको हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। नो लोड एंड लाइट लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है, इसे हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ओके, जैसा हमें पता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम कह सकते हैं कि लाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, हमारे लोड मोस्टली हाईली इंडक्टिव होते हैं,
अगर नो लोड या लाइट लोड की बात करें हम, तो इंडक्टिव प्रभाव कम होने के कारण जो लाइन का कैपेसिटी प्रभाव है वो डोमिनेट कर जाता है, जिसके कारण हमें जो रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक मिलता है. ओके, दैट इज़ नोन एज फेरेंटी इफेक्ट. फेरेंटी इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था बाय सर S.Z. फेरेंटी इन 1890. ओके, यहाँ पे हमने एक सेक्शन कंसीडर किया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का. ये इसके पैरामीटर्स हो गए, रेजिस्टिव पैरामीटर, इंडक्टिव पैरामीटर, दीज आर द कैपेसिटिव. ये हमने पाई मॉडल सेलेक्ट किया है यहाँ पे. अगर रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड है, यहाँ पे नो लोड की कंडीशन को कंसीडर किया गया है. अगर रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड है, देन द करंट IC1 विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट. ओके, अब अगर हम इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि Vs विल बी इक्वल टू VR प्लस IC1 R प्लस J X. ओके, तो यहाँ से VR अगर हम इस कैपेसिटेंस की बात करें, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है एंड धारा IC1 है, तो ये इससे 90 डिग्री लीड करेगी. रेजिस्टिव ड्रॉप धारा के सेम दिशा में IC1, इंडक्टिव ड्रॉप आउट ऑफ 90 डिग्री. तो जो हमें वोल्टेज मिलता है मॉड ऑफ VR दैट इज़ ग्रेटर देन Vs. ओके, अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में लाइन की लेंथ कम होने के कारण कैपेसिटिव इफेक्ट बहुत ही कम होता है. तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव पावर इंडक्टर की है दैट इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट. तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम मिलता है, अधिक नहीं मिलता है. फेरेंटी प्रभाव नॉर्मली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं. ओके, टू रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट शंट रिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, which absorb the excess reactive power generation during no load or light load and thus help in stabilizing the voltage of transmission line. Okay? तो फेरेंटी इफेक्ट को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं लाइन के रिएक्टिव पावर जनरेशन एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन से. दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक. थैंक यू.